आज का टॉपिक है बोर्ड परीक्षा क्लास 10 2026 के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर 3 धातु और अधातु। इस चैप्टर को आज हम लोग बहुत ही हंसते और मुस्कुराते समझने वाले हैं। और बहुत बच्चे बोलते हैं जो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ होता है, और आज मैं साबित कर दूंगा केमिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्ट होता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है लॉयल तैयारी केंद्र में। यहाँ पे हर विषय की तैयारी मिलेगी पूरी लॉयल्टी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास बिना डर और बिना टेंशन के। तो सबसे पहले हम समझेंगे धातु क्या है, अधातु क्या है। तो धातु और अधातु को जानने से पहले आपको पहले जानना पड़ेगा तत्व क्या है। आपको जानना पड़ेगा ये तत्व क्या है, ये तत्व का मतलब क्या होता है, तभी आपको धातु और अधातु अच्छे से समझ में आएगा। तो सर मैं आपको बता दूं, दुनिया में जितने भी पदार्थ है, दुनिया में जो भी चीज है, लोहा, लकड़ी, पत्थर, गिट्टी, बालू, कंकर, नमक, पानी, हवा, जो भी कुछ है वो सब के सब तत्वों से मिलके बने हैं। बात समझ में बैठ गया। जो भी आसपास है सर, पंखा, फ्रिज, मोबाइल, जो भी कुछ है वो सब के सब तत्वों से मिलके बना है। तो तत्व सभी पदार्थों का एक ईंट है, तत्व सभी पदार्थों का नींव है। यानी कोई भी पदार्थ बना है तत्व से बना है। तो मैं कह सकता हूं तत्व किसी पदार्थ का ईंट है, तत्व किसी पदार्थ का नींव है। जिस तरीके से घर बनता है तो घर के लिए ईंट का होना जरूरी है, उसी प्रकार तत्व का होना जरूरी है किसी पदार्थ के लिए। तो जैसे तो दुनिया में जो भी कुछ पदार्थ है, या तो वो सीधे तत्व है या फिर कई तत्वों से मिलके बना है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में जो भी कुछ पदार्थ है, हमारे आसपास जो भी कुछ पदार्थ है, या तो वो सीधे तत्व है या फिर कई तत्वों से मिलके बना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सर घर में सोना देखे हैं, सर आप चांदी देखे हैं, सर आप लोहा देखे हैं, सर आप एल्युमिनियम देखे हैं, एल्युमिनियम देखे हैं, सर आप तांबा देखे हैं, आप तांबा जिसको कॉपर भी कहते हैं हम लोग, ये सब चीज देखें आप लोग। ये सब के सब तत्व हैं, ये सब के सब क्या है सर, तत्व हैं। बात समझ में बैठ रहे आप लोग को। उसके बाद इसके अतिरिक्त आप लोग देखे हैं नमक, आप लोग देखे हैं पानी, आप लोग सर ये सब चीज देखे हैं। तो नमक का सूत्र होता है NaCl, पानी का सूत्र होता है H2O। इसका मतलब क्या हुआ, नमक दो तत्वों से मिलकर बना है, एक बना है सोडियम और एक बना क्लोरीन। तो सोडियम और क्लोरीन तत्वों से मिलकर के नमक बना है। और पानी भी दो तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इससे तो स्पष्ट हो गया दुनिया का जो भी पदार्थ है, या वो सीधे तत्व है या फिर कई तत्वों से मिलके वो बना है। तो मैं कह सकता हूं शायद आपको तत्व समझ में आ गया। तत्व क्या है, तो तत्व किसी भी पदार्थ का एक ईंट है। दुनिया का जो भी पदार्थ है वो तत्वों से ही मिलके बना है। अभी हम तत्व के बारे में इतना ही बताएंगे, फिर जब मेरा तत्व वाला चैप्टर होगा उसमें डिटेल से पढ़ेंगे तत्व फिर किससे मिलके बना है, सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में। तो अभी इतना ही आप समझ के रखिए, दुनिया का जो भी चीज है वो सारे के सारे तत्वों से मिलके बना है। इसमें मैग्नेट भी है सर, इसमें चुंबक है, तो ये चुंबक भी क्या है, तत्वों से बना है। ये लोहा है, तो लोहा भी किससे बना है सर, तत्वों से बना है। ये पानी का बोतल है सर, ये भी तत्वों से ही मिलके बना है।
तो सारे चीज तत्वों से मिलके बना होता है। अब समझते हैं ये तत्व। कुछ तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति से आया है, यानी जिसने कुदरत ने बनाया है। तो जो तत्व कुदरत के द्वारा बनाया हुआ है, जिस तत्व को प्रकृति ने बनाया है, या फिर जिस तत्व को बनाने में मानव का कुछ भी योगदान नहीं है, उसे हम लोग प्राकृतिक तत्व कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक तत्व, यानी नेचुरल एलिमेंट्स कहेंगे। और कुछ तत्व ऐसे हैं जिसे प्रकृति नहीं बल्कि मानव के योगदान से मानव ने अपने बुद्धि और अपने ज्ञान से जिस तत्व का आविष्कार किया है, उसे हम लोग कृत्रिम तत्व कहते हैं, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स कहते हैं। बात समझ गए? तो कुछ तत्व ऐसे हैं जो कुदरत ने बनाया है और कुछ तत्व ऐसे हैं जो मानव ने बनाया है। तो कुदरत के द्वारा यानी प्रकृति के द्वारा बनाए गए तत्व की संख्या 92 और जो मानव ने बनाया है उसकी संख्या है 26। ठीक है, तो प्राकृतिक तत्व हो गया 92 और कृत्रिम तत्व हो गया 26। अब समझते हैं, और टोटल मिला के अब तक कुल तत्वों का खोज हो चुका है 118। देखिए यहाँ पे 92 और यहाँ पे 26, इसको जोड़ेंगे 6 2 8 और 9 2 11, कुल 118 तत्वों का खोज हो चुका है। कुल 118 तत्वों का खोज हो चुका है। लेकिन 118 तत्वों में से उनमें से कुछ धातु हैं, कुछ उपधातु हैं, कुछ अधातु हैं। जो हम लोग का चैप्टर का नाम भी है धातु और अधातु। तो 89 तत्व ऐसे हैं जो धातु है और 22 ऐसे तत्व हैं जो अधातु है। इन दोनों के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना भी है। और 7 ऐसे तत्व हैं जो आपका उपधातु है। तो इन 7 तत्वों का नाम आप याद कर लीजिए, क्योंकि कम है तो याद आपका आसानी से हो जाएगा। अब समझते हैं अगला। ये तो समझ गए धातु कितना है, अधातु कितना है, उपधातु कितना है। लेकिन जो भी पदार्थ है वो 3 अवस्था में होता है। कुछ पदार्थ होते हैं, कोई ठोस में है, तो कोई द्रव में है, तो कोई गैस में है। कोई ठोस, कोई द्रव, कोई गैस में। तो 105 ऐसे तत्व है जो ठोस में है। ठोस कहने का मतलब जैसे ईंट एक ठोस हो गया, जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, उसे हम लोग ठोस कहते हैं। और द्रव का मतलब क्या हुआ? जिसका आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित हो। जैसे हम पानी को कहेंगे द्रव, शरबत को कहेंगे द्रव, दूध को कहेंगे द्रव, खून को कहेंगे द्रव, तेल को कहेंगे द्रव। ये सब द्रव हो गया। तो द्रव मात्र 2 ही ऐसे तत्व हैं जो द्रव अवस्था में है, जो लिक्विड फॉर्म में है। उसके बाद गैस, 11 ऐसे तत्व हैं जो गैसीय अवस्था में है। 11 ऐसे तत्व हैं जो गैसीय अवस्था में है। 105 आपका ठोस है और 2 द्रव है और 11 गैस है। तो हम लोग अवस्था भी समझ गए, कितने धातु है, कितने अधातु, कितने उपधातु, ये भी समझ गए। प्राकृतिक कितने हैं और कृत्रिम कितने हैं। तो प्राकृतिक का जैसे कुछ मैं उदाहरण लिख के रखा हूं, ऑक्सीजन हो गया प्राकृतिक, आपका लोहा हो गया प्राकृतिक, कार्बन हो गया प्राकृतिक। और ये यहाँ पे 3 जो उदाहरण देखते हैं आप, ये कृत्रिम का है। जैसे हो गया प्लूटोनियम, प्लूटोनियम जिसका परमाणु संख्या 94 है। उसके बाद नियोनियम, यह आपका परमाणु संख्या 113 है। और ये ऑर्गेनेसन, ये ऑर्गेनेसन जिसका परमाणु संख्या 118 है। ये सब कृत्रिम तत्व हैं। तो हम लोग समझ गए तत्वों के बारे में, उसके अवस्था के बारे में, कितने धातु है, कितने अधातु है। अब आते हैं हम लोग अपना टॉपिक में। और एक चीज ध्यान रखिएगा, धातु का डायलॉग है। धातु क्या कहता है? मैं धातु हूं,
दमदार वाला, बिजली के वायरिंग में हूं काम वाला, मैं तन्य हूं चमकदार हूं, हथौड़ा झेलने को तैयार हूं। इसका मैं अभी अर्थ बताऊंगा, क्यों कहा ये दमदार, क्यों कहा ये चमकदार, क्यों कहा ये तन्य और हथौड़ा झेलने को तैयार हूं, क्यों कहा, अभी समझेंगे हम लोग। उसके बाद अधातु का भी डायलॉग सुनिए। अधातु कहता है, मैं अधातु हूं जीवन वाला, सांसों में हूं काम वाला, नरम हूं हल्के हूं, जीवन की असली शक्ति हूं। क्यों कहा अधातु ये डायलॉग, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो डायलॉग याद रखिएगा, क्योंकि इस डायलॉग में बहुत कुछ छिपा हुआ है, आपको बहुत सहूलियत होगा धातु अधातु का गुण लिखने में। चलिए सर, अब हम लोग पढ़ते हैं इसका आगे। तो सबसे पहले ये 7 जो अभी हम लोग पढ़े, जो 7 उपधातु है, तो 7 उपधातु का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहला उपधातु है बोरोन, जिसका परमाणु संख्या 5 है और संकेत B है। उसके बाद सिलिकॉन, जिसका परमाणु संख्या 14 और संकेत SI है। जर्मेनियम, जिसका परमाणु संख्या 32 और इसका संकेत GE होता है। आर्सेनिक का परमाणु संख्या 33 और संकेत AS होता है। एंटीमनी का परमाणु संख्या 51 होता है, गलत हो गया, और इसका संकेत SB होता है। टेल्यूरियम का परमाणु संख्या 52 और इसका संकेत TE होता है। और पोलोनियम का संकेत परमाणु संख्या 84 और संकेत इसका PO होता है। तो ये आप समझ गए 7 उपधातु के नाम, इसको याद रखिएगा। उसके बाद और अभी आपको मैंने बताया जो 118 तत्व का आविष्कार हुआ है, इस 118 तत्वों में से 2 तत्व ऐसा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो वो दोनों तत्वों का नाम देखिए। पहला तत्व है पारा, जिसका परमाणु संख्या है 80 और इसका संकेत Hg। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा है। पारा का संकेत क्या होता है? Hg। पारा का परमाणु संख्या कितना होता है? 80। पारा को हम लोग मरकरी भी कहते हैं, इसका नाम क्या है? मरकरी। ब्रोमीन, ब्रोमीन का संकेत होता है Br और परमाणु संख्या 35। तो ये 2 तत्वों का नाम याद रखिए, एक पारा और ब्रोमीन। और ये भी ध्यान रखिए, पारा हो गया धातु और ये हो गया आपका अधातु। हम लोग को पढ़ना है धातु अधातु के बारे में, तो ये जानना भी चाहिए कौन धातु है कौन अधातु है। तो धातु में एक ऐसा तत्व है, मतलब धातु में एक ऐसा है जो द्रव अवस्था में है, और अधातु में भी एक है जो द्रव अवस्था में है। बाकी सब के सब ठोस अवस्था में है या फिर गैसीय अवस्था में है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। अब मेन टॉपिक में हम लोग आ चुके हैं धातु की परिभाषा, क्योंकि सर आप क्लास 10 के एग्जाम देने वाले हैं और क्लास 10 की तैयारी के लिए आप इस चैप्टर को देख रहे हैं, तो परिभाषा जानना पड़ेगा बहुत ही अच्छे से। और मैं जो परिभाषा बताऊंगा बिल्कुल सटीक और आसान तरीके से, अगर आप यहाँ पे ध्यान से सुनते हैं और कलम कॉपी लेके बैठते हैं, तो मानो आपको तैयारी बहुत ही अच्छे से होने वाला है। देखिए सर, तो इसका आंसर होगा जो तत्व सामान्यतः ठोस, एक हो गया ठोस, चमकदार, तन्य, विद्युत के सुचालक होते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। क्या समझे? धातु का ये सभी गुण है और सभी गुण को लेकर के मैंने उसका परिभाषा बना दिया। जो तत्व सामान्यतः ठोस होते हैं, और डायलॉग में आपको हम अभी बताए, मैं धातु हूं, दमदार हूं, यानी ठोस हूं। ठोस दमदार होता है, शक्तिशाली, ताकतवर होता है। ईंट ठोस होता है, अगर एक ईंट उठा के किसी का खोपड़ी में मारा जाए
तो क्या होता है, इसके बाद दमदार हूं मैं, मतलब ईट क्या होता है, ठोस क्या होता है, दमदार होता है। और चमकदार हूं, बोला था ना मैं तन्य हूं चमकदार हूं, मैं तन्य हूं चमकदार हूं, हथौड़ा झेलने को तैयार हूं। तो ये चमकदार भी होता है, मतलब चमकीला होता है। तन्य, तन्य मतलब उसको तुम खींच सकते हो, हथौड़ा मार मार के तुम उसको फैला सकते हो, तार के रूप में उसको बना सकते हो, उसे कहते हैं हम लोग तन्य। और विद्युत के सुचालक, विद्युत के सुचालक क्यों कहा, आपको डायलॉग में बताए थे ना सर, मैं बिजली के वायरिंग में हूँ काम वाला। तो बिजली का जो वायरिंग जो करते हैं हम लोग घरों में, जो वायरिंग करते हैं वहां पे तार लगाते हैं, और वो कॉपर का या फिर एल्युमिनियम का तार होता है। तो एल्युमिनियम और कॉपर धातु के अंतर्गत आता है। तो विद्युत का सुचालक का मतलब ये हुआ जिससे करंट पास होता है, सुचालक का मतलब जिससे करंट पास होता है। तो धातु जितने भी होते हैं उससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो ये सभी डायलॉग से ही तो मेरा आंसर आ गया। देखिए, जो तत्व सामान्यतः ठोस हो, चमकदार हो, तन्य हो, विद्युत के सुचालक हो, उसे हम लोग धातु कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, उदाहरण के लिए लोहा एक धातु है, तांबा एक धातु है, एल्युमिनियम एक धातु है, ये सब धातु का उदाहरण आएंगे। अब आगे देखिए, अगला है धातु के भौतिक गुण। देखिए सर, एक होगा धातु के रासायनिक गुण, एक होता है धातु के भौतिक गुण। तो धातु का दो तरीके से गुण होगा, धातु का गुण दो तरीके से होगा, एक होता है भौतिक गुण, भौतिक गुण, एक होता है रासायनिक, रासायनिक गुण। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे भौतिक गुण, फिर पढ़ेंगे रासायनिक गुण। ठीक है, आगे देखिए। तो नंबर एक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। धातु की परमाणु की बाह्यतम कक्षा में साधारणतः 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है किसी भी तत्वों के कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की सजावट को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किसी भी परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की सजावट को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। तो सोडियम का पहला कक्षा में होता 2 इलेक्ट्रॉन, पहला कक्षा में होगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको दिखाते हैं ऐसे करके, हम 2 को इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। उसके बाद फिर दूसरा कक्षा में होगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 को हम ऐसे दिखाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, 6, 7 और ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो पहला कक्षा में 2 और दूसरा में 8, हो गया टोटल 10। और एक कक्षा और होगा, और जिसमें होगा बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमको टोटल पूरा करना है 11 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की सजावट को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो सबसे पहला कक्षा में हो गया 2, दूसरा में हो गया 8 और तीसरा में हो गया 1। इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लेके रखा हूं 3-4। सबसे पहले 1 नंबर देखिए, सोडियम। तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। तो इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1। मैं यहाँ पे बना के अभी दिखाया। उसके बाद 2 नंबर है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12। इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2। ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे समझिए। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12। मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, इसका परमाणु संख्या 12। तो पहला कक्षा में होता है 2। इसको ध्यान रखिएगा, आपको क्लास 10th में 20 तक ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सीखना है। फिर इंटर में जाते हैं तो आगे पढ़िएगा।
तो 20 तक निकालने के लिए आप ये संख्या ध्यान रखिएगा, 2,8,2, बस ये संख्या ध्यान रखिएगा। पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, तीसरा में फिर से 8 होगा और चौथा में 2 होगा। ये टोटल आपका हो गया 20। 2, 8, 10, 10, 8, 18 और 2, 20। इस संख्या को याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका पॉकेट में, ठीक है। अब यहां देखिए, तो मैग्नीशियम का पहला कक्षा में होगा सर 2। अब दूसरा कितना लेगा? दूसरा लेगा 8, तो यहां बैठा देंगे 8, यहां बैठा दिए 8, तो टोटल हो गया सर, टोटल हो गया मेरा 10। तो और यहाँ पे दूसरा में नहीं अट सकता है क्योंकि मैक्सिमम 8 ही लोगों का सीट है, तो 8 ही लोग बैठेगा। अब जाना पड़ेगा इसको फिर तीसरा कक्षा में, तो तीसरा कक्षा में तो फिर से 8 बैठ सकता है, लेकिन मुझे 8 नहीं बैठाना है क्योंकि मेरे पास तो 2 ही ना है सर, कहाँ से बैठाएंगे 8? समझ रहे हैं ना सर? तो आपको यहाँ पे 2 बैठाना, यहाँ पे 1 और यहाँ बैठा दिया मैंने 1। इस तरह से मेरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहला कक्षा में 2, दूसरा में फिर से 8 और तीसरा में हो गया 2। ये हो गया मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसको लिख के रखिए हम 2,8,2, इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए 3 नंबर में एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या होता है 13, इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,3। कैसे? तो इसको भी समझ जाइए। देखिए सर, मैग्नीशियम का होता परमाणु संख्या 13, क्या हो रहे हो भाई, 13। तो इसका देखिए पहला कक्षा में होगा 2, दूसरा में होने वाला है यहां देखिए 8, तो बैठा दीजिए 8 को, इलेक्ट्रॉन बैठा दिया, तो 8 2 हो गया मेरा 10। अब तीसरा में कितना होगा, क्योंकि हमको 13 को ना बैठाना है सर, 13 को मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तो 10 को तो मैंने बैठा दिया, सेटिंग कर दिया। अब 3 बचा, तो 3 को यहाँ पे रखो। लेकिन तीसरा जो कक्षा है वो कंप्लीट नहीं है, तो तीसरा में सर, तीसरा में ये 8 आ सकता था, लेकिन मैंने 3 ही रखा हूं क्योंकि मेरे पास 3 ही बचा था। तो देखिए पहला कक्षा में हो गया 2, दूसरा में हो गया 8 और तीसरा में हो गया 3। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,3। तो आप समझ गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो यहाँ पे लिखे हम धातुओं की परमाणु की धातुओं की परमाणु की बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में साधारणतः 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जितना भी धातु होगा उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा, तो जो सबसे बाहरी कक्षा होगा, जो सबसे बाहर वाला जो कक्षा होगा, उस बाहर वाले कक्षा में या तो इलेक्ट्रॉन 1 होगा, या तो 2 होगा, या फिर 3 होगा। तो यहाँ पे देखिए सोडियम एक धातु है, इसका निकाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो सबसे बाहर वाले में 1 आया इलेक्ट्रॉन, और यहाँ मैग्नीशियम का निकाले तो सबसे बाहर वाले में 2 आया इलेक्ट्रॉन, और एल्युमिनियम का निकाले तो सबसे बाहर वाले में 3 आया इलेक्ट्रॉन। तो ये है पहचान किसका, धातु और अधातु का। यह है पहचान करने का तरीका धातु का। जिसके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 रहे वो धातु होगा, जिसके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 रहे वो धातु होगा, और जिसके बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 रहे, 5, 6, 7 रहे या फिर 8 रहे, वो आपका अधातु होगा, और जिसके बाहरी कक्षा में 4 रहे वो आपका उपधातु होगा ना। ये पहचान है धातु अधातु का, ठीक है। अब आगे देखिए, ये समझ गए क्या होता है इसका मतलब। अब हम लोग आगे समझेंगे दूसरा गुण इसका है विद्युत धनात्मकता। विद्युत धनात्मकता क्या होता है, तो धातु विद्युत धनात्मक होती है, धातु विद्युत धनात्मक होती है, अर्थात धातु अपने संयोजी सेल के इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं और अपने निकट अक्रिय गैस की भांति स्थानीय विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इसको समझिए,
पहला समझने वाला चीज है, धातु विद्युत धनात्मक होती है। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात धातु अपने संयोजी शेल के इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं। धातु अपने बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। किसको त्यागते हैं? यहां देखिए। दूसरा, अभी समझाते हैं इसको। अपने निकटस्थ अक्रिय गैस की भांति स्थानीय विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल है सोडियम का, तो सोडियम एक धातु है। इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 1। देखिए, इसका निकालिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में 1 होगा, जो मैंने आपको अभी बताया। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्याग देता है। एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो ये बन जाता है सर सोडियम पर +1। सोडियम पर +4 चढ़ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो सोडियम पर +1 4 चढ़ेगा। अब देखिए, कैल्शियम का बाहरी कक्षा में 2 है, तो बाहरी कक्षा का जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो त्याग देगा, तो यहाँ पे 2 गो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कैल्शियम पर चढ़ जाएगा 2 गो प्लस, या फिर इसको आप 2+ लिख सकते हैं इस तरह से। इसका मतलब हो गया इसमें 2 गो प्लस है, तो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर पावर उतना ही चढ़ जाता है। जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना ही उसके ऊपर पावर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो फिर ये त्यागता कहां पे? ये त्यागता कहां पे? तो जितने भी धातु होते हैं वो बेचैन होता है, और जितने भी अधातु होते हैं वो भी बेचैन होता है। तो चैन से सुकून से कौन रहता है? तो आप कहोगे सर अक्रिय गैस। कौन रहता है? अक्रिय गैस। यानी जिसके बाहरी कक्षा में 8 होता है वही संतुष्ट है, वही सुकून से रहता है, और सभी धातु और सभी अधातु अपने बाहरी कक्षा में 8 पूरा करना चाहता है। सभी धातु या सभी उपधातु या फिर सभी अधातु अपने बाहरी कक्षा में 8 पूरा करना चाहता है। तो देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपनी बाहरी कक्षा में 8 बना लिया, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपनी बाहरी कक्षा में 8 बना लिया। ठीक है, अब कैसे बनाया फिर मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, मैं एक देता हूँ एग्जांपल। ये हो गया सोडियम, तो सोडियम का बाहरी कक्षा में 1 होता है इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम बेचैन है। बता भैया, एक इलेक्ट्रॉन को लोगे क्या? क्योंकि ये जानता है मेरा पहला कक्षा में 2 है इलेक्ट्रॉन, और दूसरा कक्षा में मेरा है 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में मेरा है 8 गो इलेक्ट्रॉन, और तीसरा कक्षा में मेरा है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये संतुष्टि कब इसको होगा? इसको संतुष्टि तब मिलेगा जब इसके बाहरी कक्षा में 8 हो जाए। तो बाहरी कक्षा में 8 पूरा करने के लिए कम से कम इसको और चाहिए 7 गो इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 और 7, क्योंकि 1 पहले से है तो और 7 चाहिए। तो भाई 7 को तो लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये दिमाग क्या लगाता, 7 नहीं लाके मैं क्या करता हूं, जो मेरे पास जो 1 इलेक्ट्रॉन जो है पहले से, इसी को मार के फेंक देता हूं। 7 को जन्म कर देना और 1 को मारना, आप समझ सकते हो ना सर कौन आसान है? 7 को अगर किसी को संतान की आवश्यकता हो, दैट इज इम्पॉसिबल, जल्दी नहीं हो सकता है। लेकिन वहीं पे सर 1 बेटा को मारने में क्या, बस दबाओ यहाँ पे खत्म। तो यहाँ पे वही काम करता है, ये संतुष्टि के लिए इस 1 बेटा को यानी इलेक्ट्रॉन को मार के फेंक देता है, यानी ये 1 को त्याग देता है, 1 को किसी को दे देता है। तो इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाता है, फिर ये संतुष्ट हो जाता है। तो इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए इधर उधर दर दर भटकता है। तो इसका मुलाकात मान लिए
ऐसे अधातु से होता है जो एक लेना चाहता है, क्योंकि कोई ऐसा भी तो तत्व है जो एक अगर उसको मिल जाए तो वो 8 पूरा कर लेगा, यानी वो संतुष्ट हो जाएगा। तो वो क्या करता है, क्लोरीन से मिल जाता है। तो क्लोरीन का बाहरी कक्षा में 7 गो होता है इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का बाहरी कक्षा में 7 होता है इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, इसका होता 7। तो सोडियम बोलता क्लोरीन से, क्या भैया आप मेरा एक इलेक्ट्रॉन लोगे? बोलता वही तो मैं ढूंढ रहा था, एक का तलाश कर रहा था, क्योंकि मेरे बाहरी कक्षा में 7 गो है, अगर एक हो जाएगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। और सोडियम भी बोलता है भैया अगर आप लीजिएगा एक तो मैं भी 8 बन जाऊंगा और मेरा भी संतुष्टि हो जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है और ये बन जाता है सोडियम प्लस, और ये बन जाता है क्लोरीन माइनस। जो लेता है वो माइनस में और जो देता है वो प्लस में। तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया होता है। इसको फिर हम और पढ़ाएंगे डिटेल से। अभी तो टेलर है, इसका पिक्चर बाकी है, तो मैंने इतना बता दिया आपको सर। तो जितने भी धातु होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन 1 हो सकता, 2 हो सकता, 3 होगा, ये लोग क्या करते हैं, त्यागते हैं। यहाँ पे 1 था त्यागा, यहाँ पे 2 था त्यागा, अगर 3 होता तब भी त्यागता। तो जो त्यागता है वो प्लस में बन जाता है, और जितना त्यागेगा उतना प्लस होगा। ठीक है, चलिए मैंने ये समझ गया इसका मतलब क्या होता है। धनात्मक क्यों होता है, क्यों त्यागता है तो धनात्मक हो जाता है। और यहाँ पे क्या लिखे, संयोजित सेल। संयोजित सेल किसको बोलते हैं, तो जो सबसे बाहरी सेल है, जो सबसे बाहरी कक्षा होता है उसे हम लोग संयोजी कक्षा बोलते हैं या संयोजी सेल बोलते हैं। और अपने निकटस्थ अक्रिय गैस की भांति स्थानीय विन्यास प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब समझिए फिर, अपने निकटस्थ अक्रिय गैस की भांति स्थानीय विन्यास कैसे प्राप्त करता है, तो यह हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, इस तरह से और होता है। हाइड्रोजन का बाहरी कक्षा में होता है 1, इसका परमाणु संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और क्या होता है 14। तो हाइड्रोजन का बाहरी कक्षा में होता है 1, लिथियम का होता है बाहरी कक्षा में 2, लिथियम हीलियम का होता है 2, और लिथियम का होता है सब बाहरी कक्षा में, पहला कक्षा में 2, दूसरा में 1, तो बाहरी कक्षा में हो गया 1। बेरिलियम का होता है बाहरी कक्षा में होता है 2, बोरोन का होता है सर बाहरी कक्षा में 3, और कार्बन का होता है बाहरी कक्षा में 4, कि पहला में 2 और दूसरा में होगा 4। और ये जो नाइट्रोजन है पहला कक्षा में 2 और दूसरा कक्षा में हो जाएगा 5, और ये ऑक्सीजन है तो पहला कक्षा में हो जाएगा 2 और दूसरा में हो जाएगा 6, और ये जो फ्लोरीन है ये पहला कक्षा में 2 और दूसरा में हो जाएगा 7, और नियोन जो है पहला कक्षा में 2 और दूसरा में हो जाएगा 8, सोडियम जो है पहला कक्षा में 2 दूसरा में 8, फिर तीसरा बनाना पड़ेगा इसको 1, और मैग्नीशियम जो हो गया सर पहला में 2 दूसरा में हो गया आपका 8 और तीसरा में हो जाएगा फिर से 2, एल्युमिनियम हो गया पहला में 2 दूसरा में 8 तीसरा में हो गया 3, सिलिकॉन हो गया पहला में 2 8 और यहाँ पे हो गया 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, निकटस्थ अक्रिय गैस। तो आपको जानना पड़ेगा अक्रिय गैस कौन कौन है। 6 गो अक्रिय गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडन, ये 6 गो है। तो एक अक्रिय गैस यहाँ पे हीलियम और एक अक्रिय गैस यहाँ पे है नियोन, ये 2 गो अक्रिय गैस है। तो ये सोडियम किसके तरह बनना चाहेगा, तो अपने बगल वाले अक्रिय गैस के तरह। तो सोडियम के बगल में कौन सा अक्रिय गैस है बताइए, लिथियम है या फिर सोडियम या फिर नियोन है। तो सोडियम के बगल में नियोन है,
तो ये न्यून की तरह बनना चाहेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये खुद ब खुद न्यून की तरह बन जाएगा, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने निकट वाले अक्रिय गैस की तरह बन जाता है। समझ गए? इसका कहने का मतलब वही है। चलिए इसको हटाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। अब आगे देखिए सर, ये है आपका आघात वर्धनीयता। धातु आघात वर्धनीय होते हैं, अर्थात इन्हें हथौड़े से पीट कर इनकी चादरें बनाई जा सकती है। जितनी भी धातु होते हैं वो आघात वर्धनीय होता है, यानी उसको हथौड़े से पीट पीट कर चादर के रूप में हम लोग फैला सकते हैं। इसी को बोलते हैं आघात वर्धनीयता। सोना एवं सिल्वर, यानी सोना सिल्वर को बोलते हैं चांदी, तो सोना और चांदी सर्वाधिक आघात वर्धनीय है, सबसे ज्यादा फैलता है सोना और चांदी। तन्यता, धातु तन्य होती है, अर्थात इन्हें खींचकर इनसे तार बनाए जा सकते हैं। जितने भी धातु होते हैं वो तन्य होते हैं, उसको आप तार के रूप में खींच के बना सकते हो। लेकिन सोना और सिल्वर सर्वाधिक तन्य होते हैं। सबसे ज्यादा लंबा तार जो बनेगा वो किसका बनेगा? सोना और सिल्वर का बनेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बना जा सकता। मात्र 1 ग्राम सोना से। 1 ग्राम सोना कितना कम होगा? उसको खींच 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 के 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, और ये सोना से ही संभव है, या लोहा का, एल्युमिनियम का संभव नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका 4 नंबर गुण। अब 5वां गुण देखिए। 5वां गुण है द्रव्यनांक एवं क्वथनांक। धातु के द्रव्यनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। द्रव्यनांक का मतलब हुआ जिस ताप पर कोई पदार्थ पिघलना शुरू करता है उस ताप को द्रव्यनांक कहते हैं, और जिस ताप पर कोई पदार्थ खौलना शुरू करता है उसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं। तो धातु के द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी इसको खौलाने में भी अधिक ताप लगता है, इसको गलाने में भी अधिक ताप लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं उच्च। गलनांक भी उच्च और क्वथनांक भी इसका उच्च होता है। आगे देखिए, सोडियम अपवाद से ध्यान रखिएगा। सोडियम और पोटेशियम का क्वथनांक निम्न होता है, ये अपवाद में है। सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु हैं जिसका क्वथनांक बहुत ही कम होता है, यानी कम ही ताप पर ये क्या करते हैं? बवाल करते हैं। कम ही ताप पर इसमें आग पकड़ जाते हैं। जैसे सर आप सोडियम को या पोटेशियम को खुली वायु में रखोगे तो खुली वायु में आते ही वो वायु के संपर्क में आएगा और उसमें खुद ब खुद आग पकड़ लेता है। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के अंदर डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, गैलियम और सीजियम के द्रव्यनांक बहुत ही निम्न होते हैं। ये अपवाद है, गैलियम और सीजियम के द्रव्यनांक बहुत ही निम्न होते हैं। जितनी भी धातु होती है उसको गलाने में बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होती है, लेकिन गैलियम और सीजियम को गलाना हो तो बहुत ही कम ताप पर ये गल जाते हैं। आगे देखिए, उष्मा एवं विद्युत चालकता। उष्मा एवं विद्युत चालकता। उष्मा का मतलब आपका हो गया सर हीट बोलते हैं, और विद्युत चालकता मतलब करंट का जाना। जिस तार से होके, जिस पदार्थ से होके विद्युत जाता है उस तार को या फिर उस पदार्थ को हम लोग विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत चालक कहते हैं, विद्युत का सुचालक भी कहते हैं, विद्युत का सुचालक कहते हैं। तो सभी धातु उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। जितने भी धातु होते हैं वह विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। अब इसको ऐसे समझिए, देखिए यहाँ पे मान लिए कोई आग जल रहा है ना, यहाँ पे क्या सर आग जल रहा है, और इस आग में आप एक लोहे के छड़ को पकड़ के आप इसको गर्म करते हैं। लोहे के छड़ को पकड़ के इसको आप गर्म करते हैं,
तो यहाँ पे तो लोहा गर्म हो रहा है, लेकिन इसका गर्माहट धीरे 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 आपको हाथ में भी आने लगेगा। इसका मतलब यहाँ से उष्मा यानी हीट एक जगह से दूसरे जगह में आ रहा है, तो ये संभव किसमें है? धातु में है। इसलिए आप तावा का या फिर कुकर का जो हैंडल जो होता है उसमें प्लास्टिक या रबर लगा के रखता है, और जिसका टूट जाता है तो कपड़ा से पकड़ता है, क्योंकि धातु में विद्युत का सुचालक होता है, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु से उष्मा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे भी उष्मा आ जाता है। इसलिए धातु में एक रबर या फिर प्लास्टिक कपड़ा से बांध के पकड़ा जाता है, और अधातु जो होता है विद्युत का और उष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, उसमें गर्मी नहीं लगता है। उसी प्रकार करंट भी होता है। विद्युत धारा भी क्या करता है? धातु से प्रभावित होता है। अब आगे देखिए, सिल्वर धातु उष्मा और विद्युत की सबसे अधिक सुचालक होती है। सिल्वर धातु और उष्मा, सिल्वर धातु उष्मा और विद्युत की सबसे अधिक सुचालक होती है। सिल्वर जो धातु है, चांदी जो है, सबसे ज्यादा उसमें विद्युत भी दौड़ता है और सबसे ज्यादा उसमें उष्मा का भी स्थानांतरण होता है। लेकिन इसका तार बनाया जाए तो बहुत फास्ट ट्रेन दौड़ेगा, लेकिन तार बनाने से तो रात रात शायद काट के चोरी कर लेगा ना, इसलिए इसका तार बनाया नहीं जाता। लेकिन तार बनाया जाए, इसमें बहुत फास्ट क्या होता है? विद्युत धारा प्रभावित होता है। सब ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है सबसे अधिक विद्युत का सुचालक कौन सा धातु है? आप बोलिएगा सिल्वर यानी चांदी। जबकि लेड यानी शीशा धातु का सबसे कम सुचालक है। लेड या शीशा धातु जो है सबसे कम सुचालक है, यानी इसमें करंट सबसे कम जाता है शीशा में। अब यहां पे देखिए, ग्रेफाइट अधातु है, अधातु से करंट नहीं जाता है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसे अधातु है इससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ये अपवाद है। क्वेश्चन पूछता है कौन ऐसे अधातु है जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है? तो आप बोलिएगा ग्रेफाइट। क्या बोलिएगा? ग्रेफाइट। तो यहां से समझ में क्या आया? कौन सा धातु है जिसका द्रव्यमान कम होता है, जिसका द्रव्यमान बहुत ही कम होता है? तो आप बोलिएगा गैलियम और सीजियम। और कौन ऐसा धातु है जिसका क्वथनांक निम्न होता है? तो आप बोलिएगा सोडियम और पोटेशियम। फिर यहाँ पे कौन ऐसा धातु है जो विद्युत और उष्मा का सबसे अधिक सुचालक है? तो बोलिएगा सिल्वर। और सबसे कम विद्युत का सुचालक कौन है? आप बोलिएगा सीसा। कौन ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? वो आपका होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट देखिए आप लोग, ग्रेफाइट जो रूल होता है ना, पेंसिल जो होता है, वो जो आप इसको कटर से काटते हैं और निकलता ब्लैक कलर से, जिससे आप लिखते हैं, वही आपका है ग्रेफाइट। आगे देखिए, अगला है चमक। धातु की सतह विशिष्ट चमक वाली होती है, जिसे धातुई चमक कहते हैं। धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे धातुई चमक कहते हैं। अगर लोहा को भी आप ऐसे काटिएगा ना, अंदर से चिर मिलाता हुआ, चमकता हुआ आपको दिखाई देगा। तो जितनी भी धातु होते हैं वो चमकीले होते हैं। वो क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। अपवाद, ग्रेफाइट और आयोडीन चमकीली होती है, किंतु ये अधातु है। मैंने बताया धातु चमकीले होते हैं, लेकिन दो ऐसे अधातु है जो चमकीले होते हैं। वो कौन है? ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट और आयोडीन ऐसे दो अधातु है जो चमकीले होते हैं। ये सब अपवाद, सब ध्यान रखिएगा। अपवाद सब पूछता है कौन ऐसे अधातु है जो चमकीले होते हैं? तो ग्रेफाइट और आयोडीन। कठोरता, सभी धातुएं कठोर होती है, लेकिन सभी धातुओं की कठोरता समान नहीं होती है। धातु तो कठोर होता है, दमदार होता है, लेकिन सभी धातु की जो कठोरता होता है वो समान नहीं होता है। अपवाद में देखिए,
सोडियम और पोटेशियम धातुएं मुलायम होती हैं। सोडियम और पोटेशियम धातुएं मुलायम होती है और इतना मुलायम होती है जिसे हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। कौन ऐसे धातु है जिसे चाकू से काटा जाता है? तो सोडियम और हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ध्वनि, हथौड़े से पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है जिसे हम लोग धातुई ध्वनि कहते हैं। जितने भी धातु है उसको हथौड़े से अगर पीटते हैं तो उसमें विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है जिसे हम लोग धातुई ध्वनि कहते हैं। अगला, भौतिक अवस्था, जितने भी धातु होते हैं कमरे के ताप पर धातुएं सामान्यतः ठोस होती है। ठोस मतलब अभी बताया सर, सॉलिड बोलते हैं इंग्लिश में उसको। ईट एक ठोस है, तो जितने भी धातु हैं वो ठोस होते हैं। लेकिन मरकरी यानी पारा एक ऐसे धातु है जो द्रव अवस्था में होता है। और ये पारा कहाँ पे होता है? आप बुखार मापने अगर गए कभी, अभी तो डिजिटल थर्मामीटर आ गया है, अभी भी किसी के पास हो सकता है वो पुराना वाला थर्मामीटर जो बुखार मापते हैं उसको, डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है उसमें पारा भरा होता है ना, पानी की तरह देखते हैं ना आप लोग, वो पानी की तरह वो क्या है? पारा है। और जो ऐसे कर हिलाता है, झाड़ता है और झाड़ के ऐसे करके फिर उसको पता यहाँ पे ऐसे लगा देता है ना, ऐसे लगाता ना ऐसे करके, तो वो जो पानी जो ऊपर नीचे होता है वही आपका पारा है। वही क्या है? पारा है। तो कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पारा। घनत्व, लगभग सभी धातु के घनत्व उच्च होती है। घनत्व मतलब धातु के जो कण होते हैं वो बहुत ज्यादा सघन होते हैं, बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, इसी को बोलते हैं घनत्व। तो धातु के घनत्व उच्च होते हैं यानी अधिक होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका कुछ धातु है, सोडियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का घनत्व निम्न होते हैं, इन्हें हल्की धातु कहते हैं। ये जो चार आपका धातु है इसका घनत्व कम होते हैं, इसीलिए इन्हें हल्की धातुएं कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है सर, निम्न में कौन हल्की धातु है? या तो सोडियम होगा, या फिर एल्युमिनियम होगा, या पोटेशियम होगा, या मैग्नीशियम होगा। इसको हम लोग हल्की धातु के नाम से जानते हैं। तो ये आपका है सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आज इतना ही, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसका रासायनिक गुण। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।